नमस्कार बच्चों, ये बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 हिंदी ए की क्लास है। आप लोग की सिलेबस में जयशंकर प्रसाद की एक कविता लगी हुई है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। आपके एग्जाम में हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता पर केंद्रित सवाल भी पूछा जाएगा और दूसरी तरह से भी सवाल पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए या जयशंकर प्रसाद की कविताओं की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। आज हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, जो लोग साहित्य से नाता रखते हैं, हिंदी साहित्य से जिनका परिचय है, और या ऐसे भी कह सकते हैं भारतीय साहित्य से जिसका परिचय है, जयशंकर प्रसाद का नाम आते ही एक गंभीर दार्शनिक व्यक्तित्व की छवि उनके सामने आती है। जयशंकर प्रसाद को हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व कविता के बीच रखकर भी देखें तो एक महान कवि उन्हें कहा जा सकता है। उनकी रचनाओं ने एक नया मोड़ हिंदी साहित्य को दिया। उनकी कविताओं में इतने इतने विराट और अद्भुत चित्र हैं जो विश्व के किसी भी कवि की कविता के मुकाबले कम नहीं है, बल्कि कई बार बेहतर सिद्ध होती है। तो ऐसी कविताओं को की रचना करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। जयशंकर प्रसाद लगभग 1937 में उनका देहांत हुआ, तो हम कह सकते हैं 1889 में उनका जन्म हुआ और 1937 में उनका देहांत हुआ। कुल मिलाकर देखें तो 48 वर्ष का जीवन उन्होंने पाया था, लेकिन इन 48 वर्षों में उन्होंने हिंदी साहित्य को जो दे दिया वो अमर है। उनकी अनेक ऐसी रचनाएं गिनी जा सकती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि साहित्य की दुनिया में वे अमर रचनाएं कहलाने का महत्व रखती हैं। इतना दर्जा है उन रचनाओं का। कामायनी हो, उनकी कहानियां हो। कहानियां इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ऐसे कवि जयशंकर प्रसाद के रूप में हमारे सामने आते हैं जो एक तरफ छायावाद के प्रमुख स्तंभ बनते हैं। छायावादी कविता का जो दौर चला था उसके प्रमुख स्तंभ हैं, 4 प्रमुख स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। उनमें से सबसे वरिष्ठ हैं जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ तो हैं ही जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा उन्होंने कहानियों में, अपनी शानदार कहानियों से एक ऐसा मोड़ पैदा किया। और उस दौर में जब प्रेमचंद जैसे महान कथाकार हमारे देश में लिख रहे थे उपन्यास और कहानियां, उस दौर में जयशंकर प्रसाद के लिए पहचान बनाना कितना मुश्किल रहा होगा हम सोच सकते हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने न सिर्फ श्रेष्ठ कहानियां लिखी बल्कि कुछ ऐसी शैली ईजाद की, एक बिल्कुल नई शैली जिसमें कहीं उनकी कविताओं का प्रभाव भी दिखाई देता है। कि एक तरफ प्रेमचंद की कहानियों का अनुसरण करने वाले कहानीकार थे, प्रेमचंद की शैली में लिखने वाले कहानीकार, और दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठ कहानियां हैं उस स्टाइल में, उस शैली में लिखने वाले कहानीकार हुए। और इसीलिए 2 परंपराएं मानी जाती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल। प्रसाद स्कूल का मतलब प्रसाद की परंपरा के कहानीकार। तो हम समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद अपनी कहानियों में कितने महान रहे होंगे।
आकाशदीप पुरस्कार, ऐसी कई कहानियां हैं उनकी जो मनुष्य के अंतर्मन में झांकने वाली कहानियां हैं और प्रकृति का बहुत बारीक चित्रण करने वाली कहानियां हैं। प्रकृति का बारीक चित्रण पहले कविताओं में ही किया गया, लेकिन हिंदी कहानियों में प्रकृति के बारीक चित्रण का श्रेय पहली बार जयशंकर प्रसाद को जाता है। मनुष्य के अंतर्मन में भी जितनी गहराई से जयशंकर प्रसाद झांकते हैं और उसके द्वंद्व को, किसी भी किरदार के, किसी भी पात्र के अंतर्द्वंद को उभारने की जो कला जयशंकर प्रसाद के पास थी वो अद्भुत है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो कहानियों की बात हम कर लें, उनके उपन्यास, उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, उसमें भी तीसरा उपन्यास तो अधूरा रह गया था, लेकिन 2 उपन्यास कंकाल और तितली, ये 2 उपन्यास उनके बहुत ही यथार्थवादी उपन्यास हैं। बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि कविताएं छायावादी हैं जिनमें रोमांटिसिज्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी की रोमांटिसिज्म का, बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का, उनकी जो रोमांटिक स्वतंत्रतावादी कविताएं हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन उपन्यासों में हम देखें तो बिल्कुल यथार्थवादी दिखाई देते हैं। बिल्कुल समाज का जो कड़वा यथार्थ है वो उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। चाहे वो कंकाल की बात कर लें, चाहे वो तितली की बात करें। तितली बहुत एक रोमांटिक बिंब है, लेकिन तितली एक पात्र है और उसके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उस पर वो पूरा उपन्यास लिखा गया है। और भी बहुत सारी उस समय के समाज, भारतीय समाज, 1930 के दशक का जो भारतीय समाज है उसका जो बिल्कुल वास्तविक चित्र है जयशंकर प्रसाद के तितली उपन्यास में देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए जयशंकर प्रसाद भारत में हमेशा याद किए जाएंगे, वो हैं उनके नाटक, कविताओं के अलावा बेशक। उनके नाटक, हिंदी नाटक की जो पूरी यात्रा रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं उनके नाटक। विराट फलक का नाटक वो रचते हैं जिसमें भारतीय इतिहास के अलग अलग कालखंडों को वो प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं इतिहास के उन्हीं कालखंडों से वो पात्र चुनते हैं और उस समय की समस्याएं सामने रखते हैं, उस समय के पात्रों की कहानी सामने रखते हैं, लेकिन उनके माध्यम से एक आधुनिक मनुष्य की चेतना को वो प्रस्तुत करते हैं, आधुनिकता की चेतना को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो जयशंकर प्रसाद के समय में लड़ा जा रहा था, उस स्वाधीनता संग्राम की, उस आधुनिक मनुष्य की जो उभरता जा रहा था और देश की आज़ादी सिर्फ उसकी मांग नहीं थी बल्कि एक स्वतंत्र मनुष्य की मांग भी थी। उनके नाटकों में बहुत गहराई से हम सभी पात्रों में इस विषय को देखते हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त नाटक हो, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, ये सभी नाटक। हम आते हैं अब कविताओं पर बात करते हैं, क्योंकि कविताओं पे ही सवाल पूछा जाएगा आपसे सीधे सीधे। लेकिन शुरुआत में आप जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देने के लिए आप ये जिक्र जरूर करेंगे कि उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। नाटकों के नाम भी लिख देंगे, कम से कम जो नाटक के नाम मैंने लिए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 सबसे प्रमुख नाटक हैं। वैसे तो और भी नाटक हैं उनके। एक और महत्वपूर्ण नाटक का नाम लिया जाए तो जन्मेजय का नाग यज्ञ। चंद्रगुप्त नाटक उनका 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में। उसी कालखंड में चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर देशी राजाओं के साथ गठबंधन करके और एक
विराट आर्यावर्त की कल्पना करके उन्होंने भारतीयों में एकता की भावना भरी और मिलकर सिकंदर की सेना से उन्होंने लड़ाई लड़ी। सिकंदर का सेनापति और मंत्री सेल्यूकस वो यहाँ पे था और उसकी सेना से लड़ाई हुई और अंततः मगध साम्राज्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो इसमें जितनी भी उथल पुथल है ये सब नाटक का विषय है, चंद्रगुप्त नाटक का। और चंद्रगुप्त नाटक में ही कई ऐसे गीत हैं जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविताओं के रूप में पढ़े जाते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, चंद्रगुप्त नाटक से ही वो कविता वो गीत लिया गया है। उस पर हम आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो छायावादी जो छायावादी कवि की जो मानसिकता है उससे वो कभी मुक्त नहीं होते। तो छायावादी कविता की कुछ विशेषताएं मानी गई हैं। वो सारी विशेषताएं जाहिर है जयशंकर प्रसाद की कविताओं में हैं। दो विशेषताएं जो उन्हें थोड़ी और विशेष कवि बनाती हैं वो है इतिहास और दार्शनिकता के प्रति उनका गहरा आकर्षण, गहरा लगाव, और इसलिए एक चिंतक के तौर पे भी, एक थिंकर के तौर पे भी, एक फिलॉसफर के तौर पे भी जयशंकर प्रसाद हमारे सामने आते हैं बहुत सारी कविताओं में। लेकिन एक रोमांटिक कवि भी हैं। वो रोमांटिक कवि की बहुत सारी विशेषताएं मानी गई हैं, जैसे प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम, कल्पनाशीलता, स्वच्छंद प्रेम की भावना, प्रेम में भी खास करके विरह की भावना, अपने बारे में कविता लिखने की प्रवृत्ति। जयशंकर प्रसाद अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कविता लिखते हैं, अपने प्रेम के बारे में कविता लिखते हैं। इस तरह से हम देखें तो कई विशेषताएं कही जा सकती हैं। भावुक कवि हैं, दार्शनिक कवि हैं, एक आधुनिक कवि हैं। आधुनिकता की जो चेतना है उनकी कविताओं में गहरी दिखाई देती है। कल्पनाशील कवि हैं, कल्पनाशीलता की तो मिसाल है उनकी कविताएं। स्वाधीनता की गहरी चेतना दिखाई देती है उनकी कविताओं में। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता एक स्वतंत्रता की पुकार की कविता है, और अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये स्वतंत्रता की पुकार की और अपने देश से लगाव की कविता है। तो छायावाद की ये सारी विशेषताएं हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद में भी है, लेकिन दो विशेषताएं जो अलग करती हैं मैंने अभी कहा, दार्शनिकता और इतिहास के प्रति गहरा लगाव। कविताओं में भी दिखाई देता है। उनकी शुरुआती कविताओं में ऐसी कई कविताएं हैं। एक शेरशाह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, इस तरह की कई कविताएं हैं। उनके काव्य संग्रह हम कहें तो 9 काव्य संग्रह, 9 काव्य संग्रह में शुरुआती जो कविताएं हैं उसमें कथा कहने वाली कविताएं हैं, जो जयशंकर प्रसाद के पहले का जो दौर था, बल्कि पहले का क्या कहें, जयशंकर प्रसाद ने तो 9 वर्ष की उम्र से रचना शुरू कर दिया था, कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, ऐसा बताया गया है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने शुरुआती जो रचनाएं लिखी, उनके 3 काव्य संग्रह ऐसे हैं जो छायावाद के पहले के दौर में लिखी गई थी, जिसे हम द्विवेदी युग भी कहते हैं। उस दौर में लिखी गई थी, तो उस दौर की विशेषताएं उनकी शुरुआती कविताओं में बहुत दिखाई देती हैं। लेकिन झरना वो काव्य संग्रह है उनका, जिससे उनका छायावादी व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर आता है। झरना के बाद आंसू, कामायनी और लहर, इस तरह से 4 काव्य संग्रह उनके ऐसे हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी।
ये क्रम से भी मैं बता रहा हूँ, पहले झरना आया, फिर लहर, फिर आंसू, फिर आंसू, उसके बाद लहर और फिर कामायनी। कामायनी उनकी अंतिम महान रचना है। उसके बाद तो उनका 1936 में ये लिखी जाती है, 1937 में उनका देहांत हो जाता है। तो सबसे पहले उनकी जो विशेषताएं हैं उनकी कविताओं की, उदाहरण से बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम पहले उनकी कविताओं के उदाहरण ही देखेंगे। सबसे पहले तो मैं जो प्रेम की कविता उन्होंने लिखना शुरू किया था, और इससे एक तरह की हलचल पैदा हो गई थी हिंदी कविता की दुनिया में, एक तरह की हलचल पैदा हो गई थी अपने प्रेम के बारे में। जिस तरह की रचनाएं उन्होंने आंसू में लिखा, आंसू में बहुत सारी कविताएं हैं, कुछ कविताएं मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें अपने प्रेम के बारे में कविता है, अपने प्रेम की अतीत की स्मृतियाँ हैं, उन यादों पर कविता है, लेकिन उसको एक विश्व प्रेम से, विश्व और मानवता के प्रति प्रेम से अपनी कविता को वो जोड़ देते हैं। और देखेंगे आप, यहाँ मैं कुछ पद, उनके कुछ पद बंध में आंसू के प्रस्तुत करूँगा। उसमें आप देखेंगे कि कैसे उनकी व्यक्तिगत प्रेम की कविता कैसे मानवता प्रेम की कविता में बदल जाती है। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल होता है। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो बहुत गहरी पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जो मन में, दिमाग में, हृदय में स्मृति याद के रूप में छाई हुई थी, जो गहरी पीड़ा दुर्दिन में जब बुरा समय आया तो आज वह आंसू बनकर बरसने को आ गई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। नाविक नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। कलियों को उन्मुख देखा, कलियों को उन्मुख देखा, सुनते वह कपट कहानी, फिर देखा उड़ जाते भी मधुकर को कर मनमानी। मधुकर आप जानते होंगे, भंवरे को कहते हैं। कलियों को उन्मुख देखा, सुनते वह कपट कहानी, फिर देखा उड़ जाते भी मधुकर को कर मनमानी। फिर उन निराश नैनों की जिनकी आंसू सूखे हैं, फिर उन निराश नैनों की जिनके आंसू सूखे हैं, उस प्रलय दशा को देखा जो चिर वंचित भूखे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए आपने अभी मैंने पढ़ा था, वो बिल्कुल पर्सनल लव स्टोरी है, बिल्कुल व्यक्तिगत प्रेम की कहानी है, उसकी यादें हैं और उसका दर्द है। और वो कहते हैं कि बुरे समय में वो दर्द आज उमड़ कर आ गया और आज बरसने, आंसू बनकर बरसने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये कविता कैसे मानवता के प्रति प्रेम में बदल जाता है। फिर उन निराश नैनों की जिनके आंसू सूखे हैं, उस प्रलय दशा को देखा जो चिर वंचित भूखे हैं, सूखी सरिता की शैया। चित्रात्मकता छायावादी कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत चित्रमयी भाषा है। मतलब एक जैसे कैनवास लेते हैं और उसमें पेंटिंग बनाते हैं शब्दों से। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में ये विशेषताएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। यहाँ पे ये दुख की कविता है, लेकिन फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे सूखी सरिता की शैया, सरिता यानी नदी, नदी की शैया सूख गई है, वसुधा की करुण कहानी, वसुधा धरती, उसकी करुण कहानी। सूखी सरिता की शैया, वसुधा की करुण कहानी,
कूलों में लीन न देखी क्या तुमने मेरी रानी। तो अपनी प्रेमिका को, अपनी, असल में तो ये उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उनकी स्मृतियों में ये आंसू कविता रची गई है, लेकिन इसको कैसे वो एक विराट फलक पर ले जाते हैं वो आप देखेंगे। अभी मैंने पढ़ा है, सूनी कुटिया कोने में रजनी भर जलते जाना, सूनी कुटिया कोने में रजनी भर जलते जाना, लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बुझ जाना। इस दर्द की कविता ने उस समय बहुत आकर्षित किया था, लोगों को एकदम मोह लिया था। आंसू कविता ने एक हलचल मचा दी थी और जयशंकर प्रसाद की पहचान इन कविताओं से बहुत ज़्यादा शुरू में बनी। बाद में तो उनकी दार्शनिक कविताओं ने एकदम से अपने प्रशंसकों की कतार बना दी और आज भी उनकी दार्शनिक कविताएं बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन एक रोमांटिक कविता का उदाहरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आंसू के रूप में। सूनी कुटिया कोने में रजनी भर जलते जाना, लघु स्नेह भरे दीपक का देखा है फिर बुझ जाना। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, जिस जीवन में कोई सुख नहीं है, सुख से सूखा हुआ जीवन है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। इस संसार के घर में, संसार भर के घर में, इस विश्व सदन में आंसू से बरसने की वो अपील कर रहे हैं। और ये आंसू अब व्यक्तिगत दुख नहीं रह गया, ये संसार भर का दुख बन जाता है ना। और इस संसार में सुख की कामना लिए हुए यह पूरा गीत रचा गया है। दुख का गीत है लेकिन कामना है सुख की। तो अब मैं कुछ और विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाऊंगा। ये तो हो गई उनकी बिल्कुल प्रेम की एक गहरे प्रेम की एक कविता, और लंबी कविता है, उसको अलग अलग खंडों में पढ़ा जाता है। उसके कुछ अंश मैंने आपके सामने रखे। वो इनकी जो प्रकृति का चित्रण करने वाली कविताएं, वो तो बिल्कुल महान कविताओं में वो गिनी जाने लायक हैं। उनमें से लहर काव्य संग्रह की 2 कविताएं मैं आपके सामने रखूंगा। एक कविता है ले चल मुझे भुलावा देकर। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। ले चल, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सिर्फ रखूंगा आपके सामने। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। इस संसार का, इस पृथ्वी का, अवनी मतलब पृथ्वी होता है, तो इस पृथ्वी की कोलाहल से दूर कभी कहीं जाना चाहता है। शोरोगुल से, जीवन की आपाधापी से कुछ दूर विश्राम करने, आराम करने, मन को आराम कर देने के लिए, थकान दूर करने के लिए और कहीं मन को शांति दिलाने के लिए वो जाना चाहता है। और ऐसी जगह की कल्पना करता है, ऐसे निर्जन जगह की कल्पना करता है जहाँ सागर की लहरें अंबर के कानों में प्रेम कथा कहती हो। एक निश्चल कथा, एक बिल्कुल जहाँ कोई छल कपट संसार का न हो। तो सागर की लहरों को आपने देखा कि यहाँ पे सागर की लहरों के बारे में ऐसी कल्पना की कि जैसे सागर की लहरें कुछ कहती हों ना, मनुष्य की तरह। जैसे इंसान कुछ कहता है ना, इंसान बातें करता है, तो यहाँ सागर बातें कर रहा है, सागर की लहरें बातें कर रही हैं अंबर के कानों में, अंबर से। तो आप एक विराट चित्र, बिल्कुल एक विराट बिंब इस कविता में जयशंकर प्रसाद प्रस्तुत कर देते हैं, और जो किसी भी विश्व की किसी भी महान कविता से टक्कर लेने लायक है। एक बहुत कम शब्दों में, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी प्रेम, निश्चल प्रेम कथा कहती हो। अंबर के कानों में सागर की लहरें प्रेम कथा कह रही है। अंबर कहाँ है, सागर धरती पे है ना। दोनों को कैसे मिला दिया, ये जयशंकर प्रसाद का ही
जादू है जयशंकर प्रसाद का ही की कविता का कमाल है। इस तरह का कमाल एक और कविता में मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे रखूँगा। वो कविता भी बहुत प्रसिद्ध कविता है, स्कूलों में स्कूल की किताबों में लगा भी होता है, स्कूल के पाठ्यक्रम में ये कविता लगी होती है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है अब जागो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बस मैं इन्हीं कुछ शब्दों पे आपका ध्यान रखूंगा, आकर्षित करूंगा। उसके बाद पूरी कविता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आप समझ पाएंगे छायावादी कविता को और जयशंकर प्रसाद की कविता की क्षमता को, महानता को मैं कह सकता हूँ। महान कविताएं हैं ये। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर क्या है? पनघट है यहाँ पे। सुबह होती है, तारे आसमान में खो जाते हैं। सुबह के आने से तारे दिखाई देना बंद कर जाते हैं, आसमान में खो जाना भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? अंबर के पनघट में कोई एक नायिका है, कोई एक स्त्री है जो घड़ा लिए हुए। तो उषा क्या है? उषा सुबह। सुबह की कल्पना कवि ने स्त्री के रूप में की है कि वो कोई स्त्री है और वो एक घड़ा लिए हुए है तारों से भरा हुआ, और वो घड़ा डुबोती है आसमान के पनघट में, अंबर के पनघट में। और इस तरह सुबह होती है। सुबह होने की इतनी सुंदर कल्पना है ये। तो ये जयशंकर प्रसाद की कल्पनाशीलता, चित्रात्मकता कविता की, और एक विराट कल्पना। कैसे इतने कम शब्दों में मैं बताऊं? अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। 9 शब्दों में एक पूरा विराट चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ऐसे महान कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी कविताओं की ये विशेषताएं आप नोट करते चल सकते हैं। चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, प्रकृति का मानवीकरण। आपने देखा भी प्रकृति को कैसे मनुष्य के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। उषा क्या है? सुबह क्या है? कोई स्त्री है जो अंबर के पनघट में तारों से भरा हुआ घड़ा डुबो रही है। इसके पहले आपने क्या देखा? सागर की लहरें कोई प्रेम कथा कह रही है अंबर के कानों में। ये प्रकृति का मानवीकरण है। ले चल मुझे भुलावा देकर में ही एक पंक्ति आती है, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पात घनी रे। नील नयन क्या है? आसमान की नीली आंखें। ताराओं की पात घनी रे, ढुलकाती हो। ढुलकाती क्या? ढुलकते हैं, आंखों से आंसू ढुलकते हैं। तो आसमान के आंसू हैं तारे ना। तारे जो आसमान में हैं वो आसमान की नील नयन, नीली आंखों के तारे हैं, के आंसू हैं तारे। नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पात घनी रे। तो ये एक पूरे आसमान को मनुष्य के रूप में देख पाना, ये सिर्फ कला की बाजीगरी नहीं है। ऐसे नहीं कविता करने की कला कहने से बात खत्म हो जाती है। जिसका मन इतना बड़ा होगा, जिसका हृदय इतना बड़ा होगा, जो सबको समा सकता होगा अपने हृदय में, अपनी चेतना में, आसमान को, तारों को, समंदर को, सबको। ये कोई मामूली बात नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कविता की महानता है कि वो आसमान और समंदर को कैसे कम शब्दों में, कैसे बिल्कुल मनुष्य की तरह आप समझ सकते हैं। जो प्रकृति में मनुष्य को इतने पास से देखता हो, वो मनुष्य के बारे में कितनी महान विचार रखता होगा और कितना संवेदनशील होगा। इस संवेदनशीलता को हम आगे देखेंगे। और हम जयशंकर प्रसाद की सबसे महान रचना है कामायनी। वैसे तो जो कविताएं मैंने कही वो सब महान रचनाएं हैं, महाकाव्य के रूप में है कामायनी। तो कामायनी की मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद कुछ उनकी
स्वतंत्रता से जुड़ी हुई, स्वतंत्रता की चेतना से जुड़ी हुई, स्वतंत्रता की पुकार करने वाली कुछ रचनाएं आपके सामने रखूंगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी महान रचना मानी जाती है और महाकाव्य है ये। इसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से मानव के विकास की कहानी कही गई है। ये एक वैदिक काल के ये पात्र हैं और इन पात्रों के माध्यम से बताया जाता है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। तो इसमें ये पूरा ग्रंथ समरसता का दर्शन है। समरसता क्या हुआ? सामंजस्य। ज्ञान हमारा किसी और दिशा में जा रहा है, हमारे कर्म किसी और दिशा में जा रहे हैं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इससे तो कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इन तीनों में कैसे समरसता हो, कैसे सामंजस्य हो, कैसे संतुलन हो ज्ञान में, हमारी इच्छाओं में और हमारी क्रियाओं में या हमारे कर्म में, तब कोई लक्ष्य पूरा होता है। तो इसी को समरसता का दर्शन कहा गया। जयशंकर प्रसाद कामायनी में इस दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। इस दर्शन में कहीं कश्मीर का प्रतिभिज्ञा दर्शन है, एक शैव दर्शन है कश्मीर का, मध्यकालीन कश्मीर का। 10वीं सदी के आसपास में कश्मीर में शैव दर्शन की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उसका प्रभाव भी कामायनी में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, कामायनी के पात्रों में दिखाई देता है, उनके व्यवहार में दिखाई देता है। और जयशंकर प्रसाद जिस दर्शन को कामायनी में प्रस्तुत करते हैं उसमें उस शैव दर्शन का प्रभाव गहरा दिखाई देता है कि ये संसार, ये प्रकृति और ईश्वर ब्रह्म का संबंध आपस में कैसा है, उसके बारे में भी कामायनी में बहुत दार्शनिक ढंग से, बहुत काव्यात्मक ढंग से कहा गया। तो सबसे पहले ये ग्रंथ शुरू होता है, मैं पहली पंक्तियां आपको बताता हूं। नीचे जल था, ऊपर हिम था। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो सब में एक ही तत्व वास करता है। जैसे कबीर कहते हैं, जैसे सूरदास कहते हैं, जैसे तुलसीदास कहते हैं, मीराबाई कहती हैं कि एक तत्व है, एक ईश्वर है जो सबके हृदय में बसता है। कबीर तो कहते ही हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। तो हमारे हृदय में ही ईश्वर बसता है और हम यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, है ना। जैसे कस्तूरी मृग की गंध तो उसके शरीर में ही, उसकी नाभि से ही कस्तूरी की गंध निकल रही है, लेकिन वो जंगल जंगल भटकता रहता है कि ये गंध कहाँ से आ रही है। तो ईश्वर हमारे हृदय में ही है। ये प्रतिभिज्ञा दर्शन में ईश्वर की जो चेतना है, जो दर्शन है, वो कामायनी में दिखाई देता है। तो उसमें प्रकृति की, मनुष्य की और ईश्वर की एकता का दर्शन है और उसे ही इन पंक्तियों में कहा गया है। ऊपर नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। और मनु का पूरा एक पूरा दृश्यात्मक है, बिल्कुल ये एक चित्र बिल्कुल सामने आ जाता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक महाप्रलय आया था, उसके बाद मनु देवलोक से बाहर आ जाते हैं और देव सभ्यता पे विचार करते हैं कि ये विनाश क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उसी निराशा के पलों में श्रद्धा का प्रवेश होता है और मानव सृष्टि की रचना करने का संकल्प दोनों मिलकर लेते हैं। इसमें कई ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे लिए बहुत गहरा संदेश देने वाली हैं। वैसे कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं रखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। श्रद्धा कहती है मनु को
औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो। जो हमारा सुख है वो हम तक सिर्फ सीमित नहीं रहे, बल्कि संसार का जो सुख है उससे हम अपने सुख को जोड़ लें। इस समाज का जो सुख है, जो देश का सुख है, देशवासियों का सुख है, मनुष्यता का जो सुख है, उससे हम अपने आप को सुखी जो कर लें। है ना? सिर्फ अपने सुख तक ही हम सीमित न रहें, अपने स्वार्थ तक ही हम सीमित न रहें। अपने सुख को विस्तृत कर लो और सबको सुखी बनाओ। ये एक संदेश है। जिस तरह से कहें कि गीता में कृष्ण संदेश देते हैं अर्जुन को कर्म का, यहाँ पर कर्म का संदेश श्रद्धा लेकर आती है मनु के लिए, और निराश हताश मनु को आशा का संदेश देती है और सृष्टि को फिर से रचने का संदेश देती है, और दोनों मिलकर रचते हैं। उसमें दो छंद और कहकर मैं कामायनी की चर्चा खत्म करूंगा। मनु में एक समय घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और साथ में ये भी होता है कि वो ऊब चुका है। श्रद्धा के साथ रहते रहते वो ऊब चुके हैं मनु, और श्रद्धा को छोड़कर वो बाहर निकल आते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, और एक अकेले होने की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है मनु के अंदर। श्रद्धा को छोड़कर वो चले जाते हैं। तो श्रद्धा के पिता कामदेव की पुत्री मानी गई है श्रद्धा। तो कामदेव ये एक आकाशवाणी सी होती है, एक घोषणा सी होती है, और कामदेव एक चेतावनी देते हैं मनु को कि ये गलत कर रहे हो और आगे तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कहते हैं, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो दोनों में दो लोग जब हैं, दो लोगों के बीच जो संबंध है वो समरसता से, सामंजस्य से बनता है। संबंध में सामंजस्य की जरूरत पड़ती है। सिर्फ स्वार्थ और अहंकार से संबंध स्थायी नहीं बना करता। और पुरुषत्व मोह में, पुरुषत्व के अहंकार में मनु आ जाते हैं, और यहाँ पे चेतावनी दी जाती है। और ये जयशंकर प्रसाद ने ये मनु और श्रद्धा की कहानी सिर्फ नहीं कही है, ये बिल्कुल एक आधुनिक मनुष्य की कहानी है, आधुनिक इंसान की कहानी है। स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी की कहानी है ये। तो ये एक पूरा संदेश जो आधुनिक समय में कविता रच रहा है कवि, तो आधुनिक समय को कैसे वो भूल सकता है, अपने समय को वो कैसे भूल सकता है। तो स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी का भी संदेश ये छंद दे रहा है। ये तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, है ना। तो नारी की स्वतंत्रता की चेतना, आज़ादी, भारत का जो आज़ादी का आंदोलन लड़ा जाता है, उस आंदोलन के साथ साथ चलता जाता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की। ज्ञान दूर, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सब में सामंजस्य होना चाहिए, ज्ञान में, कर्म में और हमारी इच्छाओं में। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की, ना। तो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? जब ज्ञान, क्रिया और इच्छा ये तीनों एक साथ मिलेंगे तभी कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है। इसके बाद मैं दो गीत आपके सामने रखूंगा। ये दोनों ही गीत चंद्रगुप्त नाटक में लिखे हैं। चंद्रगुप्त नाटक में हैं ये दोनों गीत। अलग अलग अवसरों पे, अलग अलग मौक़ों पे ये गीत गाए जाते हैं। एक तो जब राजकुमारी अलका चंद्रगुप्त के साथ देने के लिए खड़ी होती है, तक्षशिला की राजकुमारी है अलका, और अपने राज्य की सेना, अपना ही भाई गद्दार निकल जाता है, राजकुमार आंभिक,
और वो सेल्यूकस का साथ देता है, और राजकुमारी अलका चंद्रगुप्त और चाणक्य का साथ देती है। तो अपनी सेना का आह्वान करते हुए वो गीत गाती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, यूट्यूब पे भी आप जाएंगे तो इस गीत को गाया गया है। बहुत आईटीबीपी के एक जवान ने भी ये गीत बहुत अच्छे से गाया है, उदित नारायण ने गाया है और बहुत सारे गायकों ने इस गीत को गाया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसे एक प्रयाण गीत कहा जाता है। जब सेना अभियान के लिए निकलती है तो उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी प्रशस्ति में ये गीत गाया जाता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीरों की, अमर वीरों की तुम संतान हो। तुम ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके सोच लो कि ये पुण्य पंथ है, ये आज़ादी का, स्वतंत्रता का पुण्य पंथ है और उस पर बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये पूरा गीत है। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु, देखिए आप कम शब्दों में कैसे वो प्रस्तुत करते हैं इतनी बातें। अराति मतलब शत्रु, शत्रुओं की सेना, वो सागर के समान है। सिंधु सागर, सागर के समान है। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हौसला मत हारो, थको मत, डरो मत, तुम समुद्र की आग की तरह जल पड़ो। सुवाड़ वाग्नि मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग। तो माइथोलॉजी में भी ये पाया जाता है सुवाड़ वाग्नि। तो समुद्र में आग की तरह तुम जलो। अगर शत्रुओं की सेना समुद्र है तो तुम समुद्र की आग बन जाओ। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये क्या सिर्फ चंद्रगुप्त के समय का गीत है? नहीं, देश के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे, ये गीत उनके लिए भी है। कोई कवि निगाह सिर्फ अतीत की ओर, अपने इतिहास की ओर रखकर कविता नहीं लिख सकता। अगर वो महान कवि, अच्छा कवि है तो वो अपने समय को भूलकर कैसे कविता लिख सकता है? अपने समय की चेतना तो उसे पुकारती है, तो अपने समय की चेतना की पुकार में उन्होंने ये कविता लिखी है ना। अतीत से प्रेरणा ली है और वर्तमान को संदेश दिया है ना। इसी नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत है, राजकुमारी कार्नेलिया का विवाह, सेल्यूकस की बेटी है राजकुमारी कार्नेलिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने ये दिखाया है। तो कार्नेलिया ये गीत गाती है, भारत के प्रति उसके मन में जो प्रेम उमड़ा है, उसको भारत देश बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो उसकी बस दो पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस देश को वो अपना देश मान लेती है और ये एक राष्ट्रीय गीत जैसा बन जाता है हमारे लिए। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस संसार के जो अलग अलग सभ्यताएं इस संसार की रही हैं, उन सबों को भी भारत में आश्रय मिला है, शरण मिला है ना। ये एक ऐसा देश है, सबको अपनाने वाला देश ना, और महान देश है। और इस महान देश के प्रति एक प्रेम की भावना इस पूरे गीत में है, जो राजकुमारी कार्नेलिया गाती है। लेकिन यह गीत हमारा अपना गीत बन जाता है। जयशंकर प्रसाद इस तरह से भारत के एक महान कवि, छायावाद के ही प्रमुख स्तंभ नहीं, भारत की साहित्य की जो परंपरा है उसमें एक महान स्तंभ हम कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद को। और उनकी विशेषताओं की हमने इस क्लास में चर्चाएं की हैं और आशा है कि आप लोगों की समझ
जयशंकर प्रसाद की कविताओं को लेकर ज़रूर बढ़ी होगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी इसमें से बहुत सारी उपयोगी चीज़ें पाए होंगे। और आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।